कहते ये पाकिस्तानी है, कहते थे ये आतंकवादी है, उनके साथ मिले हुए हैं और कल आएंगे ना इलेक्शन में आपसे वोट लेने के लिए आएंगे। जय सिया राम। हमने मंदिर बनाया। अरे भाई साहब, तुम कौन बनाने वाले? बनाने वाला तो ईश्वर है। और हाल ये है कि 40 साल के लिए इन्हें एक लिखत दे दी है कि जो भी बिजली वहाँ से पैदा होगी वो राजस्थान को देंगे। हम मरे राजस्थान को बिजली देंगे। कमाल देखिए क्या होगा। डॉक्टर साहब की पगड़ी पहन कर तालियां स्वागत करो, तालियां। चंद्रमोहन शर्मा जी, जनाब असलम बानी साहब डिस्ट्रिक्ट कठुआ के डिस्ट्रिक्ट प्रधान मेहता जी अगे आउन। चौधरी साहब जिहड़े साडे सूबे के प्रधान ने जान साहब, थोड़ू राम जी और सुबाई साहब, डार साहब की बुका पेश करेंगे। एक्स MLC भी है कन्ने जनाब नासिर साहब पानी साहब जेडे सूबा कश्मीर के सूबाई प्रधान ने, इनके कन्ने एक्स मिनिस्टर MLA बैठे थे काजी साहब, जनाब सेंट्रल सेक्रेटरी चौधरी सुरिंदर जी, जनाब बाबू रामपाल जी जेडे साडे जून के प्रधान ने, जनाब मलिक साहब जून के प्रधान ने, जनाब दार साहब साड़ी इतने बैठी दियां सूबे दियां प्रधान मैडम डोगरा जी, सारे जनाब कल्लू साहब, इन्हें कहना है कि साड़ियां DDC मैडम जनाब नसर असलम बानी साहब जिहड़े कश्मीर के प्रधान ने, मैं गुप्ता साहब ने रिक्वेस्ट करेंगे अपने जिसनों आ जाओ पेटी भरा अच्छा जनाब मैडम DDC डॉक्टर साहब को शाल भेंट करना चाहिए, लोई देना चाहती हैं। मैं गुप्ता साहब का रिक्वेस्ट करूंगा कि जनाब सलोत्रा साहब भी शाम पेन कर। ये शायर आपने साडे कोल जनाब सुरिंदर चौधरी साहब जेडे सारे कश्मीर के दोस्त जनाब डार साहब तशरीफ लाए गए। इस साहब का प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबा कश्मीर के रहे जनाब अब्दुल गनी साहब मलिक साहब जेडे सारे साबका मंत्री भी हैं और जोन प्रेसिडेंट, और जनाब बशीर साहब जेडे ब्लॉक कमेटियां ब्लॉक प्रेसिडेंट साहिबान, मेरे तमाम जूते साथी
और यूं जैसा प्रेसिडेंट जनाब जान साहब तशरीफ रखते तमाम साथियों जी ने इतने आने की मुबारक दिला। डॉक्टर साहब ये जगह जहाँ हमने ये चुनी है, जहाँ जलसा हो रहा है, ये बड़ी पवित्र जगह है। ये सुबह जम्मू की जो हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं वो इस पवित्र स्थान से हम शुरू कर रहे हैं। भगवान हमारे साथ है और लोग भी हमारे साथ है। इस वक्त आपने देखा उसे ऊपर उठाने की गल की थी, उन्हें बदकिस्मती है परमात्मा ने पता नहीं किस साढ़े ने बदला लिया। सारी रियासतें भी दो टोटे हुई है। महाराजा साहब ने इतनी बड़ी रियासत बनाई, दो टोटे हुई है, दो यूटियां हुई हैं। बड़े शर्म की गल है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेंदा हूं भाई। मैं रघुवीर सिंह जी का जेडे साढ़े डिस्ट्रिक्ट के प्रधान, साढ़े कुलदीप शर्मा साहब, बाबा बलवंत जी, मैडम अपनी जी शमीम है, और जेडे रहमत अली साहब, और बाकी जिन्हें भी साढ़े साथी इस ठंड के लगे ने इनकार कर गए और सारा किया। डॉक्टर साहब जिन्हें लोग बाहर खड़े धुप दिखी अंदर बैठे थे, धुप दिखी लोग बाहर भी टुरिए चलो धुप आ जाइए सुनने। इस करी मैं तुझे गल आखना चाहना कि डॉक्टर साहब जो लोग ने जनाब की सुनना चाहते हैं, तो आड़े च लोगों के दरम्यान में ज्यादा देर नहीं खड़ोना चाहता। मेरी जनाब अगे विनती है कि जनाब आनिए तो अपने ख्यालात जड़े लोग पेश कर। जनाब इस सीट पर आइए। मैं मशहूर हूँ कि आप तशरीफ लाए और आप सबको मेरा आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आपका मैं आभारी हूँ कि इस मौसम में, जबकि सर्दी इतनी ज़बरदस्त, फिर उसके ऊपर ये फॉग, उसमें आपका आना, मैं समझता हूँ ये उनको देखना चाहिए जो कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ है। उनको पता लगेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों से जुड़ी हुई है। हम लोग में क्या क्या आरोप नहीं लगे। कहते ये पाकिस्तानी है, कहते थे ये जो आतंकवादी है उनके साथ मिले हुए हैं। मगर आपसे कभी ये नहीं कहा कि आतंकवाद से लड़ने के लिए हमारे 1500 मिनिस्टर, एमएलए, हमारे छोटे से छोटे वर्कर मारे गए। हमारे स्पीकर यत्तू साहब को भी शहीद कर दिया गया। ये भूल जाते हैं कि जब असेंबली पे हमला हुआ वो नहीं जानते थे फारूक अब्दुल्ला कौन है। कहने फारूक किधर है, फारूक किधर है। मगर उसको मुझे बचाना था। 5 मिनट पहले मुझे गवर्नर साहब ने बुलाया था कि आप मुझसे मिलने आइए, और मैं बच गया। 40 लोग सड़क पे और वहां पे मारे गए। वो याद नहीं करते। वो तो सिर्फ आपसे कहेंगे ये उनके साथ मिले हुए हैं। भैया, हम लोग भारतीय थे, हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी मरेंगे। अगर हमें पाकिस्तान जाना होता तो हम 47 में जाते, कोई नहीं रोक सकता था, कोई नहीं। महाराज साहब ने खुद पाकिस्तान के लीडरों से उस वक्त स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया कि आप कुछ नहीं करेंगे जब तक मैं फैसला करूंगा। उनने उस वक्त हिंदुस्तान की हुकूमत, जवाहरलाल जी और दूसरे माउंट बैटन वगैरह से भी कहा था मुझे वक्त दीजिए, मैं फैसला करूंगा। महाराज साहब नहीं चाहते थे ना हिंदुस्तान में जाना ना पाकिस्तान में जाना। वो चाहते थे ये जम्मू कश्मीर आज़ाद रहे। पाकिस्तान ने इतने वक्त में हमला कर दिया, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मगर तब से अगर शेख अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं होती, हम कभी भारत का हिस्सा नहीं बनते, कभी नहीं। फिर हम पे ही वार लगा रहे हो, हमें ही कह रहे हो। और लोगों को जाते हैं गांव में वर्गलाने के लिए। याद है आपको, एक कानून आया था कि जो वहां चले गए हैं वो आ सकते हैं, अपने घर बस सकते हैं। आया था,
उस वक्त क्या हुआ? उस वक्त हर गांव के अंदर इनके लोग गए, क्योंकि कुएं के पास सारे लोग जमा होते हैं, खासकर हमारी बहनें जमा होती हैं, हमारी माएँ जमा होती हैं। वहां पे फैलाया, ये पाकिस्तानी आएंगे, आपके ज़मीनों पे कब्जा करेंगे, आपके घरों पे कब्जा करेंगे। और मैं चिल्लाता रहा, मैं आपसे कहता रहा कि कोई भी वहाँ का नहीं आ सकता जब तक कि भारत की हुकूमत उनको इजाज़त नहीं देगी। कोई नहीं। बताइए, कोई आया? कोई बसा? किसी को ज़मीन से निकाला? किसी को घर से निकाला? मगर लोगों के अंदर एक नफरत फैलाई, ये होगा। आज क्या कहते हैं? आज ये फिर से वही मामला उठाएंगे और आप लोगों को दिमागों में वो बातें डालेंगे, मैं बयान नहीं कर सकता। अरे 370 हमने नहीं बनाया था, ये महाराजा जम्मू कश्मीर महाराजा बहादुर हरि सिंह जी ने लगाया था 1927 में। ये याद रखिए, 1900 में क्यों लगाया था? उस वक्त ना हिंदुस्तान था ना पाकिस्तान था। उसको डर था कि हमारे लोग गरीब हैं और ये पंजाब से लोग आएंगे, यहाँ बस जाएंगे और हमारे गरीब लोग अपनी ज़मीनें बेच डालेंगे। इनको बचाने के लिए उसने कानून लाया, कहा नौकरी का कानून उन्होंने लाया कि कोई नौकरी यहाँ बाहर का नहीं ले सकता। यहाँ के बाशिंदे जो हैं, जम्मू के हों, कश्मीर के हों, लद्दाख के हैं, उसको देंगे हम नौकरी। ये था 370 उस वक्त का साल। देखिए, इन्हें बड़े ढोल बजाए और कमाल ये ना कि जम्मू वालों ने बहुत ढोल बजाए और ढोल बजाए के साथ 370 खत्म, बहुत अच्छा हुआ। आज पता लग रहा क्या हो रहा है। आज कहाँ है जम्मू वाले की नौकरी? जैसे अभी इन्होंने फरमाया, कहाँ है? एक नौकरी थी, वो भी केरला से आया यहाँ नौकरी करने के लिए। क्या हमारे लोग बेवकूफ़ हैं? क्या हमारे यहाँ पुलिस में सब बाहर से आएंगे? क्या हमारे लोग इतने गधे हैं कि वो डीजी नहीं बन सकते, वो आईजी नहीं बन सकते, वो सुपरिटेंडेंट पुलिस नहीं बन सकते? वो क्या उनको सिपाही रहना है सिर्फ? इसकी तरफ देखिए आप। फिर क्या करेंगे? यानी आपकी यूनिवर्सिटी है, क्या हमारे यहाँ कोई भी इतना अक्लमंद नहीं है जो उस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनेगा, वो भी बाहर से? क्या हम जम्मू के लोग इतने नालायक हैं कि हमारे पास दिमाग नहीं है? अरे सेक्रेटेरिएट बंद किया, वो क्यों महाराज साहब ने सेक्रेटेरिएट यहाँ रखा था कि 6 महीने वहाँ रहेगा, 6 महीने यहाँ रहेगा? क्यों रखा था? इसलिए रखा था कि 6 महीने जो सर्दियों को होते वहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ काम होगा, यहाँ लोगों की मुश्किलें दूर होंगी, और गर्मियों में वहाँ जाएंगे तो वहाँ जो मुश्किलें हैं, क्योंकि गर्मियों में वहाँ काम हो सकता है, वहाँ काम कर सकते हैं। इन्होंने कलम उठाया और ख़त्म कर दिया। आज जाइए, मैं तो सिर्फ एक चीज़ आपको बताऊँ, आज जाइए आप, ये जो बाज़ार है, मंडी है या रघुनाथ बाज़ार है या कोई भी बाज़ार देखिए, आप देखेंगे दुकानदार यूँ बैठा हुआ है, कोई नहीं है। क्योंकि जो भी कश्मीर से आता था, उसके घर में शादी हो, कोई ज़रूरत हो, वो सब कुछ जम्मू से ख़रीद के ले जाता था। हर एक चीज़ जम्मू से जाती थी। आज वो दुकानदार बेचारा बैठा हुआ है। जब 96 में कोई आगे नहीं आया, कोई नहीं, तो देवेगौड़ा प्राइम मिनिस्टर थे, बड़ी तलते किए इन्हें मुझे, फारूक साहब तो कहते थे ना, कहाँ है नेशनल कॉन्फ्रेंस? फिर मुझसे कहने लगे, डॉक्टर साहब हमें बचाइए, जम्मू कश्मीर को बचाइए, मेहरबानी करके आप आइए। 96 में ये हालत थी। आज जो ये पार्टियां घूम रही हैं, एक नहीं था इलेक्शन में। कश्मीर में यूं डरते थे कि बस मारे जाएंगे,
कहीं से भी आतंकवादी आ जाएगा। पुंछ, राजौरी में, इधर जितने बॉर्डर के इलाके हैं, कोई एक नहीं था। उस वक्त ये हल्का झंडा निकला। मेरे खुद के लीडर, मैं आपसे कहता हूं, बड़े बड़े लीडर, उन्होंने नहीं माना इलेक्शन लड़ना। मैंने कहा नहीं, इलेक्शन लड़ना है। अगर लोगों को बचाना है तो इलेक्शन लड़ना है, उसके बगैर बात नहीं बनेगी। हुकूमत बनी। जनाब ये देखिए, स्कूल थे जो बंद थे, उनमें उस्ताद नहीं था। तो शफी साहब को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे मंत्री थे, उन्हें रहबर तालीम बनाया। और क्या किया, उसी गांव के जो बुजुर्ग थे उनसे पूछा, यहाँ कौन बच्चा या बच्ची है जो स्कूल चला सकती है, उसको हम उस्ताद लगाएंगे। 5 साल में उसको परमानेंट करेंगे। हर साल आप जो बुजुर्ग हैं ये देखें ये काबिल है या नहीं है। फिर क्या किया, अगर उस गांव में नहीं है तो दूसरे गांव में जाइए, दूसरे गांव में देखिए कि वहां कोई है जो चला सकता है। सारे स्कूल जो बंद थे वो हमने 1 साल के अंदर अंदर चालू कर दिए। ये देखिए, डॉक्टर नहीं थे, 300 डॉक्टर, हकीम, वैद्य बेकार थे। ये नहीं देखा हमने ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, ये उसका है या इसका है। हमने कहा जो भी हैं लगाइए, इनको गांव भेजिए कि गांव में भी कोई हो जो बीमार होगा तो देख सकता है। कितने पुल, 700 छोटे और बड़े पुल जो उड़ गए थे उनको बनाया। सड़कें नहीं बनाई, क्या नहीं हमने। फिर ये जो किसानों का मामला था उसको सुधारने की कोशिश की। उसमें भी जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स थे उनके रहबरी एग्रीकल्चर किया, उसमें लगाए गए। हर तरफ से हमने कोशिश की। पुलिस की, कभी किसी भी रियासत में, किसी रियासत में आज तक जो सबसे बड़ा अफसर होता है उसे कहते हैं डायरेक्टर जनरल पुलिस, वो दफ्तर में बैठा रहता है। मैंने कहा ये जहाज दीजिए, ये हेलीकॉप्टर लीजिए और जाइए इन दूर दराज इलाकों में और भर्ती कीजिए वहाँ से उनको जो इस काबिल है। मैंने उसे कभी ये नहीं कहा ये देखो ये मुसलमान है, ये हिंदू है, सिख है, क्या है, ये मेरा है या किसी और का है। मैंने ये देखिए जो खिदमत कर सकता है इस रियासत की उसको उठाइए। मैं आपको क्या बताऊं, एक जगह है करना कहते हैं उसको, बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ। जब जगत जो हमारे डीजी थी वहां पहुंचे, उनने देखा कि 6-6 फुट के बच्चे थे, पढ़े लिखे, कोई 50 लड़के आए थे, 50 के 50 को ले लिया उसने और कहा अगर और 100 हैं ऐसे लंबे मुझे दीजिए, मैं लेने को तैयार हूं। भैया मैं एक जगह गया जिसे कहते हैं, ये मलिक साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी का इलाका है, माहौर गूल का एक कोना है, माहौर से बिल्कुल आगे, बिल्कुल पहाड़ के साथ लगता है। मैं और जगत हेलीकॉप्टर में उड़ रहे थे तो वहां एक किसान को देखा, फटे कपड़े। मैं क्या बताऊं, गुर्बत कितनी मैं बयान नहीं कर सकता। और इतनी छोटी जमीन, इससे जहां जहां बैठे हैं इससे भी कम से कम चौथा हिस्सा भी नहीं होगा, इतना था। उसके बाद बेचारा वो हल चला रहा था, पढ़ा लिखा था। तो जगत ने उसे पूछा पुलिस में जाओगे? उसने कहा साहब अगर आप मुझे नौकरी देंगे मैं जाऊंगा। कितना पढ़े हो? मैंने 10वीं तक पढ़ा है। उसी वक्त आज उस घर को देखिए, वो घर आज कहाँ उठा हुआ है उस बच्चे से। मैं आपको क्या बताऊं, मुझे सुरनकोट से एक टेलीफोन करता है, कहा डॉक्टर साहब मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूं। मैंने क्यों, काहे को शुक्रिया करना चाहता हूं? कहा डॉक्टर साहब आपने मुझे रहबर तालीम में मुझे नौकरी मिली। आज मेरे बच्चे, एक विलायत में डॉक्टरी सीख रहा है, कर रहा है, दूसरा बच्चा यहाँ पे है लगा हुआ PMO है, मेरी बेटी टीचर है, मेरा घर बन गया। ये उसकी मेहरबानी का, मैंने कुछ नहीं किया, ये उसने किया जो हम सब का मालिक है। मैं सिर्फ एक वसीला था जिसने आपके लिए काम किया। भाई लोगों, हमने कभी ये नहीं देखा
कि तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, जम्मू के हो, कश्मीर को, कहाँ के हो। हमने कभी ये फ़र्क नहीं किया, क्योंकि सामने जाना है, जवाब देना है इस कुर्सी पे बैठ के कि तुमने इंसाफ किया इंसाफ के साथ या नहीं किया। ये जो आज चिल्ला रहे हैं, भगवान राम की बात कहते हैं, मैं इनसे पूछता हूँ, इनकी पुस्तकों में लिखा हुआ है, मैं आपको क्या सुनाऊं। मैं जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था तो एक बूढ़ी माँ, उसका बेटा मेरे साथ डॉक्टरी पढ़ता था, तो हम दरियागंज में रहती थी। हम कॉलेज से आते थे जयपुर से, तो उसके यहाँ वो खुद खाना बनाती थी। फिर मुझे कहती है, बेटा फारूक ये शोर क्या है, राम 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 का ये शोर क्या है। मैंने कहा माँ मैं तो मुसलमान हूँ, मैं नहीं जानता। कह रही है बेटा भगवान राम जो है वो हमारी पुस्तकों में लिखा है, वो विश्व के राम है। अगर भगवान राम विश्व के राम है तो वो हम सब के राम है, वो अंग्रेजों के, रूसियों के, जो भी दुनिया में रहते हैं उनका राम है, विश्व का राम। मगर इन लोगों ने इसको अपना बना रखा है कि हमारा है। और कल आएंगे ना इलेक्शन में आपसे वोट लेने के लिए, आएंगे जय सिया राम, हमने मंदिर बना। अरे भाई साहब तुम कौन बनाने वाले हो, बनाने वाला तो ईश्वर है। ईश्वर ने जिसको ये मुक्ति दी, लोगों ने चंदा दिया तब वो बना। मगर तुम ये जो फर्क करते हो कि हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है, ब्राह्मण अलग है, ये दूसरा किस्म का लोग जो कम ये आदिवासी हैं या शेड्यूल कास्ट हैं, ये नहीं है, ये क्या बात, सबका है। और अगर भारत को चलाना है तो भारत तब चलेगा जब हम सब की तरफ देखेंगे और सबको उठाने की कोशिश करेंगे, वो कोई भी हो। हम ये सोच के चलें कि नहीं मेरी जमात का होना चाहिए, वो भारत नहीं बनेगा। भारत बनेगा जब हम इंसानियत से सोच के ये करें कि भारत हम सबका है और हमने इस भारत को ऊपर उठाना है। क्या चंद्रयान वहाँ गया, चंद्रयान की किसने उसकी बुनियाद रखी? जवाहरलाल नेहरू, पहला प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का, उसने इसरो की बुनियाद रखी। या जो आपके ये बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं, LLM है, ये जो आपके IIT बनी है और IIM बन रहा है, ये किसने नियम रखा? जवाहरलाल। आज जवाहरलाल को ही गालियाँ मारते हैं। भैया मैं छोटा बच्चा था जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, सुई तक, सुई जो है सुई हम अंग्रेजों से लाते थे। मुझे याद है हमारे यहाँ गेहूं अमेरिका से आया ट्रूमन के वक्त में 480 के प्रोग्राम के तहत। वो जब उतारा गया था समुद्री जहाज़ों से, वो हमारे जानवर तक नहीं खा सकते थे, उसकी हालत ये थी। फिर देखिए क्या हुआ, इंदिरा गांधी के वक्त में एक ग्रीन रेवोल्यूशन आया। हम आज अपने अनाज को दुनिया के हर मंडी में बेच रहे हैं, मंडी में बेच रहे हैं। ये कैसे हुआ? क्योंकि वैसी चीज़ें की गई, वैसी चीज़ें उठाई गई। हमें कभी ये नहीं भूलना चाहिए, हर एक की अच्छाई याद करनी चाहिए, बुराई को भूलना चाहिए। ये हमारा धर्म कहता है, जब इंसान मर गया उसकी बुराइयां भूल जाओ, क्योंकि वो भगवान के हाथ में है। उसकी अच्छी बात करो, उसके लिए अच्छा मांगो, ये है। मगर इनमें वो नहीं है। ये आज सप्ताह के लिए, कंडी बेल्ट के लिए बोर्ड, अच्छा देखिए, डेवलपमेंट नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊं, बोर्ड बनाएंगे। आपका इलाका है कंडी इलाका है, इसी तरह सारा इलाका जो कुठवा से आता है और पूरा सांबा वगैरह, वो सारा कंडी है। उसमें कनाल बनाई गई, रंजन कनाल इधर बनाएगी, यहाँ भी कनाल बनाई गई, वहाँ भी कनाल बनाई गई। रंजन कनाल, और वो कनाल को पंजाब के साथ, क्योंकि इन्होंने वो डैम बनाया वहाँ पे, रावी तभी कैनाल जो रावी तभी करा, मगर वो जो डैम बना वहाँ पे, उसमें पंजाब के साथ लिखत हुई, क्योंकि वो हमारा पानी है।
हमारी रियासत से। रंजीत सागर डैम रंजीत सागर डैम बनाया, ये कहकर कि आप हमें इसमें पानी के लिए एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, वहाँ पे एक बैराज बनाएंगे जिससे पानी आएगा और कंडी उठेगी। आपके इलाके में भी, यहाँ पे भी रणबीर कनाल बनी थी, रांझन कनाल रांझन कनाल, मगर उसमें फिर सिल्ट आ गया चिनाब से, वो बैठ गई। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, अगर ऊपर वाले ने हमें हुकूमत दी, पहला काम हमें करेंगे, हम दुनिया से किसी भी एक्सपर्ट को लाएंगे जो आपके इस कंडी इलाके को उठाने की कोशिश करेगा, आपके लिए पानी आ बोर्ड सके। बनाएंगे। और बोर्ड बनेगा, क्यों नहीं, बोर्ड के बगैर तो बन ही नहीं सकता। डेवलपमेंट बोर्ड बना बोर्ड बनेगा जिस बोर्ड में ये फैसला होगा। दूसरा हम ये करेंगे जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पहली प्रायोरिटी जो हम देंगे, यहाँ के बच्चे और बच्चियों को देंगे नौकरी के अंदर, क्योंकि वो कहाँ जाएंगे? राजस्थान में उनको नौकरी नहीं मिलती, उनको पंजाब में नौकरी नहीं मिल सकती, हरियाणा में नौकरी नहीं मिल सकती। अरे अपना ये देखिए, हिमाचल हमारे साथ लगता है, वहाँ पे तो कानून है कि आप उनकी ज़मीन खरीद नहीं सकते, जो किसानों की ज़मीन है वो नहीं खरीद सकते, बाहर का नौकर नहीं कर सकता, ये हमारे साथ है। अब हाल देखिए इस हुकूमत का, हमारे यहाँ प्रोजेक्ट बन रहा है, उसकी बिजली, हम बिजली से महरूम हैं। हमारे यहाँ तो आप देखते होंगे आपके गांव में बिजली होगी या नहीं, खुदा ही जानता है। और हाल ये है कि 40 साल के लिए इन्हें एक लिखत दे दी है कि जो भी बिजली वहाँ से पैदा होगी वो राजस्थान को देंगे, हम मरे राजस्थान को बिजली देंगे। कमाल देखिए क्या हुकूमत है। और कहते थे अरे साहब 24 घंटे में आपकी बिजली चलती रहेगी, 7 दिन हफ्ते में कोई कटौती नहीं होगी। कहाँ है वो, क्या हुआ उसका? इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, हमने कोई नफरत पैदा नहीं करनी, हम नफरत पैदा करने वालों में से नहीं। हम समझते हैं भगवान के सब पैदा किए हुए हैं, वो किस मज़हब से, किस धर्म। ये देखिए मंदिर यहाँ पे है, ये किस लिए है? कि इंसान अपने मन की शांति हासिल कर सके, अपना सर वहाँ झुका सके उस भगवान के सामने कि प्रभु मेरी मुश्किलें दूर कर, मेरे लिए मेरी फसल अच्छी हो। है यही? भगवान के मंदिर में कोई नहीं जाता है, भगवान इसकी टांग तोड़ दे, इसका वो कर दे, इसको गिरा दे। हर एक जाता है मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे में ये मांगने के लिए प्रभु हम पे रहम कर, हम गुनाहगार हैं, हम पे रहम कर। मगर मैं आपसे कहूँ, हम प्रभु से बहुत दूर हैं। जब तक हम दिल से उसको याद नहीं करेंगे और सिर्फ यहाँ से याद करेंगे, वो नहीं चलता। यहाँ होना चाहिए। जिस दिन वो दिल में आ जाएगा, वो आपका क्या, हर बात आपकी अच्छी करेगा, इसकी तरफ कोशिश करें और हिम्मत करें। डरना किससे नहीं है, मरना हर एक है। एक बात मैं बताऊं, जो आया है उसने जाना है, कोई नहीं रहा, सब गए। इसलिए मारने वाला और जिंदगी देने वाला वो है। किस नाम से आप उसको पुकारें, आप उससे महेश कहें, विष्णु कहें, ब्रह्मा कहें, जो भी आपकी मर्जी है। हम उसे अल्लाह कहें, वो वाहिगुरु कहें, ताकत वही है, वही ताकत, वही मारने वाला है, वही जीने वाला है। फिर डर किस बात का है? हम डर जाते हैं। कम डराया होगा आपने इन लोगों ने आपके इस जलसे में आने के लिए, कम डराया होगा। उनको शुक्रिया करना 3-4 लोगों को। मैं एक बात आपसे कहूँगा कि हिम्मत से काम कीजिएगा, और ख़ासकर आपसे कहूँ जब इलेक्शन आएगा उसके बारे में आपसे कहना चाहता हूँ। कश्मीर में हमने क्या किया, हर कॉन्स्टिट्यूंसी का हमने एक इंचार्ज बनाया, क्योंकि आप हर कोई इधर नहीं पहुँच सकता, इधर नहीं पहुँच सकता, इसलिए हमने वहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज बनाया। इसी महीने के अंदर अंदर 15 से 20 तारीख तक आपके हर कॉन्स्टिट्यूंसी का इंचार्ज बनाएंगे कि आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के उसी के पास जाएंगे, वही आपकी मदद करेगा, वही आपकी मुश्किलें दूर करेगा। ये हम करने वाले हैं। दूसरा, हम इलेक्शन बोर्ड बनाने वाले हैं, क्योंकि पार्लियामेंट्री इलेक्शन
इसलिए बहुत ज़रूरी है हुकूमत लोगों की होनी चाहिए। वो है, इसे इन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी है लोगों के साथ, लोगों के बगैर डेमोक्रेसी नहीं है, वो ऑटोक्रेसी है। इससे अगर लोगों की हुकूमत होगी तब आप देखेंगे एक एमएलए सिर्फ 5 साल रहता है। अगर उसने 5 साल में काम नहीं किया, दूसरी दफ़ा आप उसको उठा के फेंक देंगे, कहीं हमें तो नहीं। इसलिए जो एमएलए बनता है उसको ये पता है कि मेरे मालिक तुम हो, मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूँ। आप लोग हो जिनने मुझे साथ दिया है, आपने मुझे उठाया है। आज जो आप यहाँ आए हैं, किस तरह आए? क्योंकि जो आदमी आपको लाया उस पर आपको भरोसा है कि नहीं, ये हमारे काम करता है, ये हमारी मुश्किलें दूर करता है, तब आप आए। इसे मैं उनका, सारों का बहुत ही मशकूर हूँ कि आप आए और इन्होंने मुझे नाम दिए हैं। एक तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है रघुवीर सिंह, दूसरे कुलदीप शर्मा, ये हैं डिस्ट्रिक्ट के हैं, दूसरा कुलदीप शर्मा साहब हैं, इन्होंने भी बहुत काम किया है इसके लिए। फिर डीडीसी की हैं शमीमा जी, जिसको आपने देखा, ये बलवंत और बलवंत बन के हैं ब्लॉक बलवंत ब्लॉक सिंह ये प्रेसिडेंट बुलावे हैं, ये खड़े हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट है ब्लॉक प्रेसिडेंट है। इनने बहुत मेहनत की है। मैं इन सब का दिल से, गहराई से इनका शुक्रिया करता हूँ, आपका शुक्रिया करता हूँ। अफसोस सिर्फ यह है उमर साहब नहीं आ सकते, उमर साहब का जहाज़ कैंसिल हो गया क्योंकि आपके यहाँ ये धुंध बहुत थी। मैं तो भगवान का शुक्र करता हूँ, अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि मैं कल आया, नहीं तो आज हम क्या करते। यहाँ हमारे जो दुश्मन है वो कहते है। देखा ना तुम लोगों से मखौल किया, उनका क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं है। मगर वो उसने देखा, उसने कहा फारूक तुमने पहुँचना है, इनके दिल जीतने हैं, वही हमने करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन प्रेस का जो यहाँ तशरीफ लाए हैं। इनकी भी मीडिया की बड़ी मुश्किलात हैं, मैं आपको सुनाऊँ, आपको बड़ी मुश्किलात है। अगर इन्होंने कोई चीज़ सच्चाई में लिखी या दिखाई, दूसरे दिन ये जेल में, दूसरे दिन जेल में। इसलिए ये बेचारे अपनी जान को बचाने के लिए बड़े मुश्किल से काम करते हैं। मैं आपका बहुत आभारी हूँ, बहुत आभारी हूँ मीडिया का। मैं ईमानदारी से आपसे कहता हूँ, जिस मुश्किल में आप चल रहे हैं, मैं भी मुख्यमंत्री था, आप लोग जी हमारी गर्दनें काटते थे। मैं ईमानदारी से कहूँ, मैं एक अखबार होता था यहाँ पे, वेद बसीन साहब का, कश्मीर टाइम्स, कश्मीर टाइम्स, ओहो, मैं सुबह को पढ़ता था, मैं कहता परवरदिगार रहम कर। मगर सबसे बड़ी चीज़ ये थी, उसको देखकर मुझे पता लगता था हम गलत कहाँ है। रोज़ दिखता था वो, ये जो रहबरी तालीम है, अब इतने दिन रह गए, क्या स्कूल चलेंगे? मैं शबीर साहब से कहता, शबीर साहब ये चलेंगे या नहीं, ये जो कोई लिख रहा है। इसलिए आपका आभारी हूँ मीडिया का। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी मुश्किलें कम करे, कि आप लोग अपना काम कर सकें, आपके घर वाले आबाद रहें और वतन में आपकी आवाज़ पहुँच सके। देखिए मैं जानता हूँ ये, देखिए उच्च न्यायालय ने बहुत अच्छा फैसला किया। जिन 10 ने उस औरत को रेप किया था, अल्लाह जाने उस पर क्या गुजरी होगी, उनको छोड़ के किन्होंने लड्डू खिलाए उनको, ये आप जानते हैं, मैं नहीं कहना चाहता। जब वो निकले, यानी अगर मेरी बहन के साथ और मेरी माँ के साथ और मेरी रिश्तेदार के साथ ये बलात्कार होगा तो क्या लगेगा मुझे जब उनको छोड़ दिया होगा। मगर आज मैं मुबारक करता हूँ उच्च न्यायालय कि उन्होंने फैसला किया कि जो वो फैसला था वो गलत है और इनको गिरफ्तार करना चाहिए। मैं उम्मीद करूँगा कि गुजरात की हुकूमत इस पर अमल करेगी और इंसाफ देगी उस औरत को और इस हिंदुस्तान के लोगों को कि ये चीज़ें जो होती हैं ये गलत है, इनके लिए लड़ना ज़रूरी है। और फारूक साहब, जब से मुजफ्फर बेग साहब ने एमसी ज्वाइन किया, सुना पीडीपी बहुत नाराज है और इसका असर शायद मुजफ्फर बेग ने एमसी कब ज्वाइन किया? कब किया? वो पीडीपी में गए हैं भैया। कमेंट क्या करना है? इससे इंडिया के गठबंधन पर जो है वो असर पड़ेगा? इंडिया के गठबंधन पे किसी चीज़ का असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा मकसद ये है
हम एक डेमोक्रेटिक हिंदुस्तान बनाएं, जिसमें हमारी आवाज़ आ सके, आपकी आवाज़ आ सके, जिस पे आप हम पे तनकीद कर सकें, हमें बताएं कि हम गलत कहाँ हैं। उस हिंदुस्तान को हम बनाना चाहते हैं, जिस हिंदुस्तान में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी हैं वो भाई भाई की तरह रहें और भाई भाई की तरह तरक्की करें। उस हिंदुस्तान के लिए इंडिया लड़ रहा है। इंडिया इसके लिए नहीं लड़ रहा है कि मैं कुर्सी पे बैठूंगा। इंडिया लड़ रहा है कि वो डेमोक्रेटिक वैल्यू, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसको एक मुकद्दस किताब ही नहीं है, वो हमारे उन बुजुर्गों ने जो बनाया है, उस कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करने के लिए इंडिया अलायंस है। इंडिया अलायंस की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर की अगर बात करेंगे तो उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि यहाँ जब अलायंस होगा उसमें स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा। क्या आप मानते हैं, क्या आप एंडोर्स करते हैं उमर अब्दुल्ला का वो स्टेटमेंट कि नेशनल? देखिए, मैं आपको सुनाऊंगा, एक बात सुनिए। इलेक्शन जब आएंगे सीट शेयरिंग होगी, इसमें कोई शक नहीं है। आफ्टर ऑल उसी पे तो हम आज बैठे हुए हैं। अलायंस में जो लास्ट मीटिंग में उसमें सीट शेयरिंग हो रही है। सीट शेयरिंग में हम लोग क्या करेंगे वो वक्त बताएगा, आप ही देखेंगे। मैं भी तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि अभी वो हमारा बोर्ड बैठा नहीं है। वो बोर्ड अब बनने वाला, बोर्ड में इसका फैसला होगा और हम लोग इन लोगों से बात करके तो अच्छा होगा, जिसमें हम लोगों को फ़ायदा होगा सबको, वो करेंगे। Farooq sir, how do you see the prospects of India alliance in the coming Lok Sabha elections? Because seat sharing talks have not been initiated yet. No, they have already started. And there is dispute over who should lead the alliance, who should be the convener. Nitish Kumar. You see, let me tell you, when your intentions are good, intentions matter, and therefore we are all thinking at this time that we should have a secretariat of Indian Alliance. We should have a convener. Debate. Don't worry. Why are you worried? People are saying, who's going to be the Prime Minister on yourself? Did you think Devi Gowda ji would become Prime Minister? Did you think that Chandrasekhar ji would become Prime Minister? Did you ever imagine Gujral Sahib would be Prime Minister? Time throws such leaders. Time will throw that leader that will take this India forward. So what you are trying to say is that Prime Minister of India Alliance, if India Alliance is in a position to form the government after the election. Why not? How did Bajpayee ji form a government? 23 parties. You cannot imagine. What you are trying to say Diversely opposed to each is other. not necessary that Prime Minister will be from the Congress party. It could be from No, it's not a question. You are telling me, you're putting question and answer in my mouth. How do you know who will be? I also don't know. I'm part of the alliance. I don't know. Tomorrow, if God gives us that position that we win, we'll sit down. I remember when the Devi Gowda ji had to go and we had to select a Prime Minister candidate. We sat down. We wanted Jyoti Basu ji to become Prime Minister. But his party said, no, nothing doing. Though they regret it today. They said, no, you will not become. Then let me tell you, then it became that Yadav will choose. Then the three Yadavs fought. Why not him? Why not him? Then ultimately, who did we choose? Gujral sir. सर अभी आपने कहा कि राम जो है सबके हैं, तो आप अयोध्या जाएंगे दर्शन करने? मेरा नाम नहीं, मेरा नाम है ही नहीं। कार्यक्रम के बाद से मगर मैं भविष्य में अयोध्या, देखिए, राम जितना आपका है उतना मेरा है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि वो नहीं, वो विश्व का राम। कई लोगों को बुरा लगता है फारूक अब्दुल्ला का कहना, मगर मैं उनसे कहना चाहता हूँ, कुरान का एक तर्जमा 7 जिल्दों में किया है बहुत बड़े आलिम ने पाकिस्तान से, वो गुजर गए पिछले साल। उनकी उस ट्रांसलेशन में एक जगह वो कहता है कि राम भी जो है वो लोगों को एक
उस तरफ लेना चाहे जहाँ कि हम लोग सब इकट्ठे चल सकें, भाईचारे में चल सकें, मोहब्बत से चल सकें। इसीलिए अगर आपको याद है महात्मा गांधी क्या कहते थे, मैंने राम राज बनाना है, याद है? वो थे जो कहते थे राम राज। तो फिर इसमें गलती क्या है? कई लोगों को ये लगता है फारूक अब्दुल्ला क्यों बोलता है और कौन बोलना नहीं चाहिए, मगर मेरा दिल बोलता है। मैंने मंदिरों में राम के भजन गाए और मैं राम के भजन गाए, मेरे दिल से गाए, मैंने मुंह से नहीं गाए, दिल से गाए। मैं उनमें से नहीं हूं कहेगा नहीं ये है मुझे वोट नहीं दे, मानते वो। और फारूक अब्दुल्ला ये जानता है कि उसके सामने जब हम खड़े होंगे तो हम कह सकेंगे प्रभु हमने जो तूने कहा वो किया। तब दरवाज़ा जो है वो जो स्वर्ग का है खुलेगा, नहीं तो नरक का दरवाज़ा सबके लिए तैयार है। और कुछ देखिए, अब कौन जाता है कौन नहीं जाता ये उनकी खुद की चॉइस है, मगर मैं इस पे ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि मैं कोई नफरत पैदा नहीं करना चाहता। मैं तो ये उम्मीद करूँगा कि इसका दरवाज़ा खुलेगा तो भारत के लोगों के दिल खुलेंगे। भारत के दिलों में जो नफरत पैदा की जा रही है, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये वो है, भगवान के दरवाजे से खुलने से ये नफरत खत्म हो जाएगी। मैं इसी की दुआ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि भगवान मेरी आवाज़ सुन लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है।